पिछले लेक्चर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर ली थी और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात कर ली थी, जो कि हमारे संवैधानिक विकास का जो प्रथम चरण था उसके भाग थे। इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 की। इस चार्टर एक्ट की खास बातें क्या थी? इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी तो उसमें एक वैधता दी गई। तो जो कंपनी था उसका शासन को 20 वर्षों के लिए वैधता प्रदान की गई कि आप 20 सालों तक व्यापार कर सकते हैं। और इसी के साथ जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद प्लस जो गवर्नर जनरल थे, उनके लिए योग्यता डिसाइड की गई। और वो योग्यता क्या थी? वो थी कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव। ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में अब जो चार्टर एक्ट आता है वो हमारा आता है चार्टर एक्ट 1813 का। 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें 20 वर्ष के लिए वैधता दी गई थी। उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट आया जिसने अगले 20 वर्षों के लिए और कंपनी को वैधता प्रदान कर दी गई। तो आगामी 20 वर्षों तक व्यापार की अनुमति दे दी गई। उसके बाद में जब हम अगले पॉइंट पे आने से पहले एक कहानी समझ लेते हैं। करीब 1789 के आसपास फ्रांसीसी क्रांति का दौर शुरू हो चुका था। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका दौर शुरू हो चुका था। उसी के साथ नेपोलियन का उदय भी उस समय हो गया था। अब नेपोलियन ने सारे लगभग सभी देशों को हरा दिया था, लेकिन वह ब्रिटेन को नहीं हरा पाया, क्योंकि ब्रिटेन की जो ब्रिटेन की पावर थी वो उसकी सेना थी और वह आर्थिक रूप से भी सशक्त थी, मतलब उसके पास एनफ पैसा था। तो नेपोलियन उसे सेना के मामले में हरा नहीं सकता था। तो उसने एक तरकीब लगाई और एक महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई। अब ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? तो महाद्वीपीय व्यवस्था के अनुसार जो ब्रिटेन था उसके साथ आर्थिक युद्ध किया गया। आर्थिक युद्ध से मतलब है कि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देना, क्योंकि ब्रिटेन जो था वह व्यापार से अपनी पूंजी कमाता था। अगर उसका व्यापार ही बंद कर दिया जाए तो ब्रिटेन के पास आर्थिक कमजोरी आ जाएगी। तो इसमें नेपोलियन ने जो अधीन शासक थे उन्हें कहा कि अगर आप ब्रिटेन से व्यापार करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही ब्रिटेन के लोग आपके यहाँ व्यापार करेंगे। तो व्यापार निषेध कर दिया। जब ये व्यापार निषेध किया तो जो व्यापारी थे वो ब्रिटिश संसद के पास गए। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार चल रहा था, लेकिन यहाँ भारत में उसका एकाधिकार था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी भारत में शासन जो व्यापार था वो नहीं कर सकती थी। लेकिन जब ब्रिटिश संसद के पास जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी गए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी, तो ब्रिटिश संसद ने जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसमें यह प्रावधान किया कि जो चाय का व्यापार प्लस चीन के साथ व्यापार, इन दोनों में जो कंपनी का एकाधिकार था वो बनाए रखा और अन्य एकाधिकार समाप्त कर दिए। मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
कंपनी के जो भी एकाधिकार थे व्यापार को लेकर, वो सारे समाप्त कर दिए गए। उसके बाद में इस एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। और साथ ही शिक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए का कोष बनाया गया। उसमें प्रावधान था कि आपको 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अब शिक्षा में क्या क्या शामिल था? शिक्षा में साहित्य भी शामिल था और विज्ञान भी इसी में शामिल था। इसके बाद में फिर 20 वर्ष और आगे निकलते हैं। फिर दूसरा चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833। अब चार्टर एक्ट 1833 था, वो क्या था? तो इस जो अधिनियम आया था इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा गया। और जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार थे, जो एकाधिकार था, उसे भी अब समाप्त कर दिया गया। मतलब समस्त एकाधिकार किसके? ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दिए गए। और फिर आता है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर था, उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन थे? विलियम बेंटिंग। उसी के साथ जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। लेकिन ये जो चौथा सदस्य था वो अस्थायी था और इस सदस्य को विधि सदस्य कहा गया। और इस सदस्य का नाम था लॉर्ड मैकाले। अब विधि सदस्य को इसमें जोड़ा है तो विधि आयोग का भी गठन होगा। तो इसी के साथ विधि आयोग का गठन किया गया। और विधि आयोग कब बना? 1834 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वही विधि सदस्य। अब बात आती है, इस सदस्य को अस्थायी क्यों कहा गया? तो अस्थायी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो बैठक होती थी कार्यकारी परिषद की, तो बैठक में भाग ले सकता था, पंचायती कर सकता था, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता था। मतलब आओ बातचीत करो, हताई करो और चले जाओ। और इसी 1833 के एक्ट के तहत जो दास प्रथा थी उसे समाप्त करने की सिफारिश की गई। और इसी के तहत दास प्रथा उन्मूलन एक्ट लाया गया। दास प्रथा उन्मूलन एक्ट ये कब आया था? 1843 में। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलनबरो। और साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम बदलकर नाम चेंज कर दिया। कंपनी उसका का नाम रखा कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया। तो 1813 की हम बातें देखते हैं। तो पहली बात आती है विधि सदस्य की नियुक्ति, विधि आयोग,
एकाधिकार समाप्त। भारत का गवर्नर जनरल, उसी के साथ दास प्रथा समाप्त कर दी गई। फिर इसके बाद में अगले 20 वर्ष बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। अब इसकी खास बातें क्या थी? इसमें जो अभी तक 20 वर्षों की वैधता दी जा रही थी तो उसे भी समाप्त कर दिया गया और इसमें प्रावधान दिया गया कि जो ब्रिटिश संसद थी वह कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। और इसमें जो बंगाल था, बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। अभी तक जो बंगाल का गवर्नर होता था वही भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल अलग होगा और बंगाल के लिए अलग गवर्नर रखा जाएगा। तो जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास है, इनके जो गवर्नर होंगे वो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो निदेशक मंडल था, उसमें जो 24 सदस्य थे उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला प्रावधान जो सिविल सेवा की भर्ती थी, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके लिए जो भर्ती थी उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा को मंजूरी दी गई और उसमें भारतीयों को भाग लेने की अनुमति दी गई। और ये भर्ती कहाँ होती थी? ये भर्ती लंदन में करवाई जाती थी। और जो अभी हमने पढ़ा, जो कार्यकारी परिषद में जो अस्थायी सदस्य था उसे स्थायी कर दिया गया, मतलब उसे वोट का राइट या अधिकार दे दिया गया। और जो इसकी मुख्य बात आती है वो इसमें यह था कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका, इनको अलग कर दिया गया। पहले जो कार्यपालिका और विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली बॉडी थी और जो कानून लागू करने वाली बॉडी थी वो एक ही थी, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इन दोनों को अलग विभाजित कर दिया गया। तो अब कार्यपालिका में कौन आएगा? इसमें गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। ये किसका भाग हो गया? कार्यपालिका का। अब विधायिका में पहले तो आता है गवर्नर जनरल, जो गवर्नर था वो प्लस कार्यकारी परिषद के सदस्य, तो इसके सदस्य 4 हो गए, एक गवर्नर जनरल, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में, उसके अलावा एक अन्य न्यायाधीश, फिर एक सदस्य बंगाल से, एक बम्बई से, एक मद्रास से और एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से। इसे हम आगरा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी एक सदस्य। तो अब सदस्य देख लें तो टोटल 12 सदस्य इसमें रखे गए।
यहाँ तक हमने 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसकी बात कर ली। अब हम आते हैं इसके चरण 2 पे। चरण 2 किसका है? संवैधानिक विकास का। तो जो चरण 2 है उसमें हमने 1853 तक पढ़ लिया। फिर उसके बाद में 1858 में आएगा भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद आएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर उसके बाद में 1935 का भारत सरकार अधिनियम। फिर 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। तो चार्टर एक्ट जो 1793 का था उसमें 20 वर्षों की वैलिडिटी निर्धारित की गई और उसे हर 20 साल में रिन्यू करवाना आवश्यक था। कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव, ये किसकी योग्यता रखी गई? कार्यकारी परिषद के सदस्य और गवर्नर जनरल की। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें इसे 1813 का ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। आगामी 20 वर्षों तक कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया गया, वैधता को, चाहे वह चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। फिर आता है महाद्वीपीय व्यवस्था। तो ब्रिटेन से आर्थिक युद्ध के तहत नेपोलियन द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई गई। इसका उद्देश्य था ब्रिटेन से व्यापार अवरुद्ध करना। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। तो इस अधिनियम को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया, अर्थात कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था ब्रिटिश भारत का वो था विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें अस्थायी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। फर्स्ट विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, यह केवल बैठक में भाग ले सकता था, वोट नहीं दे सकता था। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने हेतु विधि आयोग की स्थापना की गई 1834 में। इस एक्ट के तहत दास प्रथा उन्मूलन एक्ट 1843 बनाया गया और उसके टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसकी क्या बातें थी? ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। सिविल सेवा भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई और यह भर्ती कहाँ होती थी? लंदन में। विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया। भारत में पहली बार विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों को पृथक किया गया। कार्यपालिका में गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद शामिल होती थी और विधायिका में गवर्नर जनरल, कार्यकारी परिषद के सदस्य, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, बंगाल, बम्बई, मद्रास और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के सदस्य। तो ये मिलकर विधायिका का निर्माण करते थे। फिर अब बात करते हैं फेज़ 2 में क्या क्या पढ़ेंगे। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब कल हम फेज़ 2 की बात करेंगे।